गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत लंबा समय हो गया अपन लोगों की बात नहीं हुई है। लास्ट 14 मार्च को लॉकडाउन जब शुरू हुआ उससे लेके और अभी तक अपना कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं। इसके अलावा भी आपने काफ़ी दिनों से अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। इस कोरोना काल में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि विदित है, आपको ये ज्ञात है कि एनसीईआरटी ने और राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक स्कूल्स बंद कर रखे हैं और आगे भी कब स्कूल खुलेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, कंटिन्यू रहे, या मैं ये कहूँ कि 12th की फिजिक्स को अपन स्टार्ट कर पाएँ, इसके लिए पहली बार मैं ऑनलाइन आपको फिजिक्स की क्लासें लेने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत अपन कोशिश करेंगे कि रोज का एक वीडियो आप तक पहुँचाया जाए, ठीक है। और आपके सुझाव जो हैं इसके अंतर्गत जो कमियां रहेंगी वो उसके सुझाव आपके आमंत्रित रहेंगे, ठीक है। आप आज जो है अपन फर्स्ट वीडियो के तहत स्टार्ट करते हैं 12th की फिजिक्स का। देखो, आप लोगों को ये पहले से मालूम है, आप लोग से कई समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों से आप सुन चुके हो कि सीबीएसई ने अपने यहाँ 30% सिलेबस कम कर दिया है। राजस्थान बोर्ड क्या करेगा, कितना सिलेबस कम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी अपन ये मान के चलते हैं कि जो 12th का सिलेबस है वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2020-21 में आने वाला है और उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th की फिजिक्स को अपन स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये पूरा सिलेबस कवर करेगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों को भेजिए। अपन स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स की बात करते हैं, राइट। समझिएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। 12th फिजिक्स के अपन आरबीएससी के अंतर्गत हिंदी मीडियम की बात करें, आरबीएससी का जो सिलेबस होता है, आरबीएससी का जो पैटर्न होता है, 12th फिजिक्स जो 100 मार्क्स का है, 12th फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का है, ये 3 पोर्शन में कवर होता है। कितने पोर्शन में कवर होता है? 3 पोर्शन में कवर होता है। फर्स्ट पोर्शन जो इसका आता है बेटा, फर्स्ट पोर्शन को आता है 56 नंबर का थ्योरी होता है। क्या होता है? 56 नंबर की थ्योरी होती है, राइट। 56 नंबर की थ्योरी के बाद सेकंड नंबर आता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है बेटा। क्या होता है? 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। समझिएगा, प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक। और 14 मार्क्स जो होते हैं बेटा सेशनल का जो मतलब होता है वो स्कूल से भेजे जाएंगे। आपको मालूम है, आप 10th में जब थे तब आपके 20 नंबर भेजे जाते थे हर सब्जेक्ट के। वैसे यहाँ 12th साइंस में 14 मार्क्स जो हैं वो सेशनल के होते हैं। वो अब देखो यहाँ समझो, आप ये 30 नंबर प्रैक्टिकल के और ये 14 नंबर, इनसे भी अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन सारा फोकस करते हैं थ्योरी पर। थ्योरी जो है वो 56 नंबर की है और इस 56 नंबर के लिए आपके 17 चैप्टर, आपके फिजिक्स की एक ही बुक है और उसमें 17 चैप्टर कवर हो रहे हैं, राइट। अब आप समझिएगा 17 चैप्टर किस प्रकार से कवर हो रहे हैं। 17 चैप्टर के लिए आपको भौतिकी की अलग अलग बहुत सी शाखाएं पढ़नी है। जैसे 11th क्लास के अंदर आपने भौतिकी की 2 शाखाएं पढ़ी थी। मैं चैप्टर नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको भौतिकी की शाखाओं के बारे में बता रहा हूँ। आपने 11th क्लास में भौतिकी की 2 शाखाएं, 2 मुख्य शाखाएं पढ़ी थी। आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी और आपने थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी आपने पढ़ी थी, राइट। यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आपने 11th के 14 चैप्टर कवर किए। इसी तरह फिजिक्स, 12th फिजिक्स के अंतर्गत आप लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग 5 से 6 भौतिकी की शाखाएं पढ़ेंगे और 17 चैप्टर कवर करेंगे। कितने चैप्टर कवर करेंगे? 17 चैप्टर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 2020-21 में आपका सिलेबस जो है 12th का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, केवल 11th में एनसीईआरटी लागू हुआ है। 12th में वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं अपन पढ़ने वाले हैं। अपन भौतिकी की सबसे पहली जो शाखा पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की।
भौतिकी की सबसे पहली जो शाखा पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अपन स्थिर वैद्युतिकी। अपने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताऊंगा आपको। स्थिर वैद्युतिकी के बाद अपन धारा वैद्युतिकी को पढ़ेंगे। धारा वैद्युतिकी के बाद अपन विद्युत चुंबकत्व को पढ़ेंगे। राइट। विद्युत चुंबकत्व के बाद अपन बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद बेटा प्रकाशिकी को पढ़ेंगे। प्रकाशिकी के बाद बेटा प्रकाशिकी के बाद में अपन परमाणुीय और नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे। और उसके बाद दो शाखाएं और हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स तभी इसका और संचार। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, ये भौतिकी के अंतर्गत 12th क्लास में होने वाली या पढ़ने वाली शाखाओं के नाम है। इन शाखाओं का अपन अध्ययन करने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी के अंतर्गत सबसे नई शाखा अभी जो आप पढ़ने वाले हो, और इसके अंतर्गत अपन 4 चैप्टर 12th जिसके कवर करेंगे। ये ब्रांच है बेटा, ये जो आप पढ़ रहे हो ये शाखा है, और यहाँ इस शाखा के अंतर्गत आप कितने चैप्टर पढ़ोगे? 4 चैप्टर पढ़ोगे। ये अलग अलग टाइम में मैं आपको शाखाओं के बारे में बताता रहूंगा। और सबसे पहले अपन 4 चैप्टर्स के लिए स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। स्थिर यानी स्टेशनरी, और वैद्युतिकी यानी विद्युत की। विद्युत का मतलब आवेश से कहीं ना कहीं संबंध है। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा को आप समझिए, भौतिकी की वह शाखा, समझ रहे हो आप? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश व उनके मध्य होने वाली, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश व उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। समझिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर आवेश, दो शब्दों को काम में ले रहे हैं अपन। देखो, स्थिर आवेश और अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया से मतलब होता है कि कहीं, जैसे अपन ने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, एक कण दूसरे कण पर कितना बल लगा रहा है, एक बॉडी दूसरे पर कितना ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही है, मतलब ऊर्जा का, बलों का स्थानांतरण जो है बेटा वो अन्योन्य क्रिया शब्द का मतलब होता है। और आवेश शब्द का क्या मतलब है? अब अपन को आवेश जब अपन समझेंगे तब अपन चैप्टर नंबर 1 में आ जाएंगे। अपन चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। ये बात आपको सब समझ में आ गई है, तो मैं अब आपको ये अब कैसा इनकी डेफिनेशन की अपन जब पढ़ेंगे तब तो समझने की कोशिश करेंगे। अभी अपन ने क्या स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 भौतिकी की स्थिर वैद्युतिकी की शाखा के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 चैप्टर हैं, और चैप्टर कौन कौन से हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में 4 चैप्टर जो हैं वो है विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और विद्युत चालिका। चैप्टर 1 की बात करता हूं। चैप्टर 1 की बात मैं करता हूं। चैप्टर 1 जो है वो है विद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको अपन अभी आगे समझेंगे। पर चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में
सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत आवेश। मैंने स्थिर विद्युत की आपको संज्ञा दिया है। अब उसी में मैंने आपको कहा था विद्युत आवेश, स्थिर आवेश आदि शब्द काम में लिया था। स्थिर का तो मतलब हो गया स्टेशनरी, रखा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है कहीं, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है इस चैप्टर में आवेश। 1 से लेके 10 चैप्टर तक अपन कहीं ना कहीं भौतिकी के अंतर्गत 12th फिजिक्स के अंतर्गत आवेश का ही अध्ययन करेंगे। आवेश आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। हालांकि विद्युत धारा आपने 10th क्लास में पढ़ी है, आपने विद्युत धारा में पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। पर आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ये आपने पढ़ा है। आवेश क्या होता है इसको आपने नहीं पढ़ा। आवेश दरअसल क्या है, आवेश भौतिक विज्ञान में या पदार्थों का एक गुण समझ लीजिए, भौतिकी का एक गुण है जिसके अंतर्गत हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता होती है। या मैं ये कहूं कि भौतिकी के अंतर्गत किसी भी भौतिकी के अंतर्गत कोई भी डेफिनेशन, प्रॉपर परिभाषा जो है आवेश की अपने पास नहीं है। फिर आप पूछोगे मेरे से कि तो फिर सर आवेश को कैसे पढ़ें? आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, आवेश के कुछ गुणधर्म होते हैं, वही इसकी परिभाषा होती है, वही इसकी परिभाषा होती है। गुणधर्म क्या? जैसे मुझे विद्युत आवेश को समझना है तो मैं सीधा लिख सकता हूं, विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि है जिसके गुणधर्म से ही परिभाषित किया जाता है। विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश भौतिक राशि है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसके गुणधर्म से ही अपन इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो बेसिकली आवेश का मतलब क्या होता है, बोर्ड पर समझने से अच्छा मैं इसको फिजिकली आपको समझाने की कोशिश करूं कि विद्युत आवेश होता क्या है, इसको आप समझिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए केमिस्ट्री में थोड़ा चलना पड़ेगा आपको। आपने केमिस्ट्री लेवल की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है बेटा अणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होते हैं बेटा परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। अणु किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु का मध्य भाग नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पढ़ा है आपने? अब नाभिक के पास की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो तो क्या होते हैं? दृढ़ बंध से बंधे हुए होते हैं। परंतु जैसे जैसे नाभिक से ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनका जो नाभिक से बंध होता है वो बहुत अधिक प्रबल नहीं होता। तो किसी ऊर्जा को पाकर के जो दूरस्थ कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर, अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही अपन आवेशन कहते हैं। और आवेशन किस प्रकार से हो सकता है? आवेशन के कई मेथड हैं। जैसे आवेशन घर्षण के द्वारा हो सकता है, आवेशन चालन के द्वारा हो सकता है, आवेशन प्रेरण के द्वारा हो सकता है। कैसे होता है इस चीज को समझिए आप। इस चीज को इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है। घर्षण वाली विधि को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। मैंने इन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया बेटा। घर्षित करने का मतलब है मैकेनिकल मैंने काम किया। अब काम करने से मैंने इसको ऐसे घर्षित किया। घर्षित करने से मान लो यहां इस वाली वस्तु में से, ये कोई वस्तु मानी है मैंने, इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, उनको ऊर्जा मिली, वो उस ऊर्जा को पाकर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां चले गए। तो यहां इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस वस्तु में क्या हो गई बेटा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए बेटा? वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। यानी यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। घर्षण के द्वारा आपने कार्य किया, उस कार्य से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये वस्तु जो है, इसको आपने वस्तु माना, ये वस्तु जो है धनावेशित वस्तु कहलाती है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ये वस्तु क्या कहलाती है बेटा? ऋणावेशित। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे सूक्ष्मतम आवेश माना जाता है और इस पर आवेश होता है ऋणावेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना होता है। यानी आवेश का स्थानांतरण ही क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या है बेटा? आवेशन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर कोई वस्तु है
और उस पर अगर कोई आवेश है, इसका मतलब यहाँ या तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गया है कहीं पर, और या इसको अपन ये समझ सकते हैं कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि आवेशन प्राप्त करने की विधियां भी आपके सिलेबस में मैंने कहा, एक तो आपको मैंने घर्षण वाला बताया। चालन का मतलब होता है एक वस्तु पर पहले से कोई आवेश है, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु रख दे तो उससे उसका आवेश उस पर स्थानांतरित हो जाए, इसको अपन चालन कहते हैं। एक वस्तु में पहले से आवेश है, उसके पास में कोई दूसरी वस्तु रख देने पर और इस वस्तु के कारण इसमें आवेश अगर उत्पन्न हो जाए तो इसे प्रेरण कहते हैं। तो ये आवेश प्राप्त करने की विधियां हैं। और विद्युत आवेश मापन जो होता है उस यंत्र को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन प्राप्त करने की विधियां और आवेश कितना है इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए यंत्र काम में लेते हैं, वो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। ये सारी चीजें अपन बुक को एक बार रीड भी करते हैं तो अपने समझ में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ समझने की जरूरत नहीं। अब अपन बात करते हैं विद्युत आवेश के गुणधर्म। मैंने कहा दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक आवेश क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको फिजिकली समझ में आया होगा कि आवेश क्या है। जैसे बिजली का चमकना, ये भी आवेश है ना। इसका एक और एग्जांपल, जैसे आप हैप्पी बर्थडे में किसी के बर्थडे में जाते हो तो आपने गुब्बारा ऐसे सर पे रगड़ा और दीवार से चिपका दिया, तो वो आवेश के स्थानांतरण के कारण दीवार पर जो है वो गुब्बारा चिपक रहा है। ये सारा आवेश, इस आवेश का स्थानांतरण या वस्तुओं पर आवेशन नहीं है। तो आपको बेसिकली आवेश चार्ज की जो है फिजिकल जो डेफिनेशन है, फिजिक्स के अनुसार चार्ज क्या है वो आपको समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं आवेश के गुणधर्म, आवेश के निम्न गुणधर्म। ध्यान से समझना, यहां से अपन सिलेबस में स्टार्ट कर चुके हैं, ये कोई 11th का बेसिक नहीं है। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो ढंग से समझने की कोशिश करें। आवेश के गुणधर्म, आवेश के निम्न गुणधर्म होते हैं। पहला आवेश का गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। समझिए, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आवेश का क्वांटीकरण शब्द से क्या मतलब होता है? आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है, पहली बात क्वांटीकरण शब्द का मतलब समझिए आप। क्वांटीकरण शब्द का मतलब होता है बेटा बंडलों के रूप में, विभक्त रूप में पाया जाना। क्वांटीकृत, क्वांटाइजेशन जो शब्द काम में लिया था सबसे पहले फिजिक्स में, वो प्लांक ने काम में लिया था 1905 के आसपास। इससे पहले प्लांक ने नियम दिया था E = hν, एनर्जी का एक रूप बताया था E = hν, और उससे पहले तक एनर्जी का जो रूप था वो केवल था E = mc²। अपन केवल E = mc², आइंस्टीन का जो ऊर्जा संबंध है वो E = mc² से अपन जानते हैं। E = hν 1905 में प्लांक ने दिया था। उसने सबसे पहले बताया था कि एनर्जी जो होता है वो पैकेट फॉर्म में होती है, क्वांटीकृत रूप में होती है। इस चीज को समझिए आप। तो यहाँ आवेश के क्वांटीकरण शब्द का मतलब होता है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है जो कि हर संभव मान नहीं ले सकती, ये एक निश्चित रूप में ही पाई जाती है। जैसे मैंने आपको कहा ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है। मैं कहता हूं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये तो हो गया +2e, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ये -2e। नहीं है बात समझ में? अब मैंने और उसको घर्षित किया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहां से आधा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, और घर्षण करूंगा तो और एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हो जाएगा 3e+ का हो जाएगा -3। मतलब आवेश एक निश्चित रूप में, एक विभक्त रूप में ही पाया जाता है, यह हर संभव मान नहीं ले सकता। देखो, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यह हर संभव मान नहीं ले सकता। यह विभक्त रूप में, विभक्त मतलब क्वांटीकृत रूप में पाया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? Q = mE। समझिए, Q यहां आवेश को व्यक्त करने का नोटेशन है बेटा।
कैसे इसको नोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। एन एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक, और ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। अपन अभी आगे समझेंगे। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था, उसको सम्मान देने के लिए इसका मात्रक जो है वो कूलाम रखा गया। Q जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ हो गया -3 आवेश की मात्रा, यहाँ पहुंचे +3, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 पहुंचे हैं तो ये हो गया -3e Q का। Q जो होगा इसी रूप में होगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए तो +½ या ½ e या -½ e आवेश की मात्रा, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको फिजिकली क्या है ये बता रखा है। कुछ चीजें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। हो सकता है कि ऑफलाइन जितना नहीं समझ में आए, पर फिर भी अभी के कंडीशन में आपको बहुत अच्छा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।